सोचो, तुम एक पुरानी जगह पर खड़े हो जहां हवा भी अपनी खुद की एक खामोशी लेकर चलती है। वहां कोई घड़ी नहीं है, कोई टिक टिक की आवाज नहीं है, लेकिन तुम्हें महसूस होता है कि वक्त का एक बोझ तुम्हारे आसपास हवा में लटक रहा है। ये वो वक्त है जो कभी था, जो गुजर चुका है, जो अब सिर्फ भूले हुए घंटे के रूप में बचा है। लेकिन एक अजीब बात है, ये भूले हुए पल पूरी तरह से गायब नहीं होते। ये हमारे अंदर और हमारे आसपास किसी न किसी रूप में जिंदा रहते हैं, जैसे अस्थियों के टुकड़े जो मिट्टी में दबा दिए गए हों, लेकिन फिर भी जमीन के अंदर एक कहानी बनाकर बैठे हों। हम अपनी जिंदगी में रोज नए मोमेंट्स जीते हैं, नए पलों का अनुभव करते हैं। कुछ हम याद रख लेते हैं, कुछ हमेशा के लिए भूल जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो पल तुम भूल गए हो, जो घड़ियां तुम्हें अब याद नहीं, वो कहां जाती हैं? क्या वो बस हवा में उड़ जाती हैं जैसे धुंध, या फिर वो अपना एक अलग समंदर बनाती हैं, एक ऐसी जगह जहां हमारे भूले हुए लम्हे अपने ढांचे बनाकर बैठे रहते हैं? यही है भूले हुए घंटों की अस्थियां। इसमें एक अजीब सा विरोधाभास छुपा है। जो वक्त तुम भूल गए हो वो तुम्हारे लिए अब न मौजूद लगता है, लेकिन असल में वो तुम्हारे अंदर एक वजन बनाकर जिंदा है। तुम जब रात को अपने आप को खामोशी में महसूस करते हो, कभी कभी एक ऐसी उदासी या भारीपन महसूस करते हो जो समझ नहीं आती। शायद वो भारीपन वही भूले हुए पलों का बोझ है, वो लम्हे जो तुम्हें याद नहीं, वो भी तुम्हारी पहचान में एक अदृश्य रेखा खींच चुके हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अकेलापन, सब उन्हीं अस्थियों के ढांचे से बनते हैं जो तुम्हें याद भी नहीं। ये एक डरावनी सी सोच है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अपनी यादों से बने हैं, लेकिन हम उन लम्हों से भी बनते हैं जो हमें याद नहीं। एक बच्चा जब पहली बार गिरा और उसने रोकर उठना सीखा, शायद वो याद उसके दिमाग में धुंधली हो गई, लेकिन उसका प्रतिध्वनि, उसका वजन उसके अंदर जिंदा है। एक प्यार जो खत्म हो गया, एक रिश्ते की बात जो कभी कही ही नहीं गई, एक खामोशी जो कभी टूटी ही नहीं। ये सब चीजें एक ढांचा बनाती हैं जो हमारी रूह के अंदर बैठे हैं। हम उन्हें याद नहीं करते, लेकिन वो हमारे अंदर अपनी जगह बना चुके होते हैं। यही वजन हमारी रातों को भारी बनाता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी रात को तुम्हें नींद नहीं आती और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्यों। तुम्हारी आंखों में कोई खास याद नहीं होती, तुम्हारे दिमाग में कोई खास बात नहीं होती, फिर भी एक भारीपन तुम्हारे दिल के ऊपर बैठा होता है। शायद वो उन्हीं भूले हुए घंटों का दबाव है। जैसे समंदर की गहराइयों में दबाव होता है, वैसा ही एक अदृश्य दबाव जो तुम्हें महसूस होता है पर समझ नहीं आता। यही भूले हुए घंटों की अस्थियां तुम्हें चुपचाप अपनी तरफ खींचती हैं। और एक और दिलचस्प विरोधाभास है, ये अस्थियां सिर्फ भारीपन नहीं देती, ये हमें एक अजीब सा सुकून भी देती हैं। क्या तुमने महसूस किया है, कभी कभी जब तुम अपने दुख या अपने अकेलेपन में डूबे होते हो, तब भी एक अजीब सुकून मिलता है, जैसे तुम किसी प्राचीन चीज के साथ जुड़े हो। यह सुकून इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी रूह को अपनी भूली हुई अस्थियों की पहचान होती है। चाहे तुम्हें याद हो या ना हो, तुम्हारा एक हिस्सा उनके साथ विश्राम कर रहा होता है। सोचो, एक बंजर रेगिस्तान जहां सिर्फ कंकाल पड़े हैं। ये कंकाल तुम्हें डराते भी हैं, लेकिन उन्हें देखकर तुम्हें एक अजीब शांति भी मिलती है, क्योंकि उनमें एक सच्चाई है। वैसा ही तुम्हारी जिंदगी के कंकाल हैं भूले हुए घंटे। ये डराते भी हैं और एक अजीब ठहराव भी देते हैं। यही है भूले हुए घंटों का वजन। तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा जो तुम भूल चुके हो, जो तुम्हें याद नहीं, वो तुम्हें आकार देता है, तुम्हें अपना बोझ देता है और साथ ही तुम्हें अपना एक चुपचाप सुकून भी देता है। जैसे तुम एक चुप अबिस के किनारे बैठे हो और तुम्हें महसूस होता है कि नीचे कुछ है जो तुम्हें खींच रहा है। तुम्हें डर भी लगता है, लेकिन उस खिंचाव में एक अजीब सा सुकून भी है। आखिरी बात यह है, भूले हुए घंटों की अस्थियां हमेशा रहती हैं। चाहे तुम उन्हें अनदेखा करो, चाहे उन्हें याद करने की कोशिश करो, वो अपनी जगह पर हैं। उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। वो एक चुप नींव की तरह हमारे नीचे हमेशा मौजूद रहती हैं। जैसे तुम किसी पुराने पुल पर चल रहे हो और नीचे के पुराने बीम्स तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं, पर तुम्हारा वजन उनके ऊपर है। और जब हम खुद को रात के सन्नाटे में गिरने देते हैं, तो हमें उन्हीं की अस्थियों की मौजूदगी महसूस होती है। वो एक डरावनी फुसफुसाहट देती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे खुद के भूले हुए घंटे हैं जो तुम्हें संभाले हुए हैं। यही है वो चुप, अदृश्य
और भारी वजन जो हमें बनाता भी है और तोड़ता भी है। भूले हुए घंटों का वजन। सोचो तुम एक अंधेरी राह पर चल रहे हो जहां तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई भी चलती है, लेकिन यह परछाई सिंपल सी शैडो नहीं है जो तुम्हें रोशनी और अंधेरे के कॉन्ट्रास्ट से मिलती है। ये एक और तरह की शैडो है, एक इनविजिबल नक्शा जो तुम्हारे गुजर चुके वक्त ने तुम्हारे अंदर काव कर दिया है। टाइम कभी अपनी गुजर जाने वाली घड़ियों को खाली छोड़ता नहीं, वो हर पल के साथ एक निशान छोड़ता है, जैसे पत्थर पर छुरी से खींची गई रेखा। ये निशान तुम्हारी जिंदगी का डिजाइन बनाते हैं और तुम चाहो या ना चाहो तुम उन्हीं रेखाओं से बनते हो। शैडोज कार्व्ड इन टाइम का मतलब है वो इंप्रेशंस, वो मार्क्स, वो साइलेंट शेप्स जो हर एक मोमेंट तुम्हारे अंदर बिठा जाता है। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ पल तुम्हें हमेशा याद रहते हैं, जैसे एक खुशी का मोमेंट, एक खौफ का मोमेंट या एक लॉस का पल। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पल तुम्हें कॉन्शियसली याद नहीं, वो भी तुम्हें साइलेंटली कार्व करते हैं। जैसे मिट्टी पर हवा के चलते हुए भी मार्क्स बनते रहते हैं, वैसे ही हर घड़ी तुम्हारे अंदर अपनी एक परछाई डालकर जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, तुम एक छोटे बच्चे थे और तुम्हारी मां ने तुम्हें पहली बार स्कूल भेजा। तुम्हें डर था, तुम्हें एक्साइटमेंट थी और तुम्हारी छोटी सी दुनिया एक नए चैप्टर में खुल रही थी। शायद तुम्हें वो दिन क्लियरली याद भी हो या फिर वो एक धुंधली सी तस्वीर बन चुका हो, लेकिन चाहे याद हो या ना हो, उस पल ने तुम्हें कार्व किया। उसने तुम्हारे अंदर एक शैडो बनाई, एक शैडो ऑफ इंडिपेंडेंस, एक शैडो ऑफ फियर और एक शैडो ऑफ लर्निंग। ये शैडो तुम्हारे अंदर चलती रही, तुम्हारी सोच को इन्फ्लुएंस करती रही और तुम्हारे डिसीजंस को साइलेंटली गाइड करती रही। जिंदगी में हर एक इंटरेक्शन, हर एक बात, हर एक साइलेंस तुम्हें कार्व करता है। तुम्हारी रूह एक कैनवस है और टाइम एक स्कल्प्टर है, और स्कल्प्टर हमेशा अपना काम छुरी से करता है, एक परमानेंस के साथ। जब भी तुम किसी को खो देते हो, एक शैडो कार्व होती है। जब भी तुम किसी को प्यार करते हो, एक और शैडो कार्व होती है। ये शैडोज कभी दिखते नहीं, कभी हम उन्हें फील भी नहीं करते कॉन्शियसली, लेकिन वो हमारी अंदर की आर्किटेक्चर बनाते हैं। और इस कार्विंग की एक अजीब सी क्वालिटी है, ये सिर्फ तुम्हें शेप नहीं करती, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को भी धुंधलाती है। तुम अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन समझते हो, लेकिन टाइम तुम्हें एक मेज में कार्व कर देता है। तुम अपने अंदर चलकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक म्यूजियम हो जिसमें शैडोज की स्कल्पचर्स रखी हैं। हर एक शैडो एक स्टोरी बताती है, हर एक कर्व एक पल को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें शायद स्टोरी याद ना हो, लेकिन तुम्हारा अंदर उनके बिना अधूरा है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी तुम एक खुश मोमेंट में हो और बिना वजह एक उदासी तुम्हारे दिल में आ जाती है? ये उदासी सिर्फ मूड नहीं है, ये एक पुरानी शैडो है जो तुम्हारे अंदर कार्व है। शायद तुम्हें याद भी नहीं कि वो शैडो किस पल की है, लेकिन वो तुम्हारी रूह के अंदर इतनी गहराई से बानी है कि वो हर नए एक्सपीरियंस को अपना रंग देने लगती है। वैसे ही कभी तुम एक डिफिकल्ट फेज में भी हो और तुम्हें बिना वजह एक छोटी सी कंफर्ट महसूस होती है, जैसे कोई तुम्हें साइलेंट तरीके से संभाल रहा हो। यह कंफर्ट भी एक पुरानी शैडो का ही असर है जो तुम्हारी रूह के किसी कोने में कार्व्ड है। अब सोचो एक पुराना मंदिर जहां दीवारों पर हजारों सालों पुराने नक्श लिखे हैं। ये नक्श फेडेड हैं, धुंधले हैं, लेकिन वो अभी भी कहानी सुनाते हैं। उन नक्शों को किसी ने वहां बनाया था और वो अभी तक अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। तुम्हारी रूह भी एक ऐसा ही मंदिर है, उसकी दीवारों पर तुम्हारी जिंदगी के पल अपना अपना कार्विंग कर चुके हैं। कुछ तुम्हें क्लियरली याद हैं, कुछ सिर्फ एक फेंट इंप्रेशन छोड़ गए हैं, लेकिन वो सब मिलकर तुम्हारी अंदर की रूह की आर्किटेक्चर बनाते हैं। शैडोज कार्व्ड इन टाइम एक पैराडॉक्स है। शैडो तो हमेशा कुछ टेम्पररी लगती है, जैसे एक रोशनी के खिलाफ बना हुआ एक छोटा सा फिगर, लेकिन जब वो शैडो टाइम कार्व करता है तो वो परमानेंट बन जाती है। तुम उसे मिटा नहीं सकते, चाहे तुम भूल जाओ, चाहे तुम उसे इग्नोर करो, वो तुम्हारे अंदर अपना मार्क बनाकर बैठेगी। और उसका सबसे हॉन्टिंग पार्ट यह है कि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी डिजायर्स सब उसी इनविजिबल कार्विंग से बनते हैं। रात के वक्त जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हें एक अजीब सा साइलेंस महसूस होता है, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम खुद से भी पराए हो। यह सेंसेशन इसलिए होती है क्योंकि तुम अपने अंदर के कार्विंग्स को महसूस करते हो। तुम्हारे अंदर उनकी प्रेजेंस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक टाइम स्कल्प्टेड फिगर हो। तुम्हारी हर एक खामोशी, हर एक मुस्कान, हर एक आंसू उन्हीं शैडोज का एक रिफ्लेक्शन है जो तुम्हारी अंदर के कैनवस पर बन चुकी हैं।
इसे एक और एंगल से सोचो। अगर तुम एक रिवर के किनारे बैठे हो और पानी के सरफेस पर अलग अलग रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं, तुम्हें लगता है कि वो रिफ्लेक्शंस एक पल के लिए हैं और फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे पानी बहता है, उसके नीचे के पत्थर अपना शेप बदलते रहते हैं। यही है कार्विंग। रिफ्लेक्शंस टेम्पररी लगते हैं, लेकिन वो अपना परमानेंट मार्क नीचे छोड़ देते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी एक फ्लोइंग रिवर है और उसमें हर एक पल तुम्हारे अंदर नीचे जाकर एक परमानेंट शैडो कार्व कर रहा है। और इस कार्विंग का एक और डिमेंशन है। ये तुम्हें एक हॉन्टेड फीलिंग भी दे सकता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ के कुछ पल वापस जी रहे हो, चाहे तुम कॉन्शियसली उन्हें याद भी ना कर रहे हो। जैसे एक देजावू। ये देजावू असल में तुम्हारी कार्व्ड शैडोज का ही एको है। वो तुम्हें एक बार फिर से महसूस करवाते हैं कि तुम अपनी हिस्ट्री को सिर्फ पीछे नहीं छोड़ते, तुम उसके साथ चलते भी हो। सबसे फैसिनेटिंग पार्ट यह है कि ये शैडोज तुम्हारी रूह को सिर्फ भारी नहीं बनाते, बल्कि तुम्हें एक डेप्थ भी देते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये कार्विंग्स ना होती तो तुम एक फ्लैट सरफेस होते। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी एम्पैथी, तुम्हारी विजडम सब इसीलिए है क्योंकि तुम कार्व्ड हो। तुम एक प्लेन स्टोन नहीं हो, तुम एक स्कल्पचर हो जो टाइम ने बनाई है। और हर स्कल्पचर की तरह तुम एक मास्टरपीस भी हो और एक ट्रेजेडी भी। अंत में शैडोज कार्व्ड इन टाइम एक रिमाइंडर है कि हम सब अपने अंदर एक गैलरी लेकर चलते हैं, एक साइलेंट म्यूजियम जहां हर पल एक कार्विंग बनाकर अपना निशान छोड़ गया है। हम चाहे अपनी यादों से खेलते रहें, चाहे अपनी हिस्ट्री को भूलते रहें, लेकिन हम अपने शैडोज को कभी इरेज नहीं कर सकते। और जब हम खामोशी में अपनी रूह के अंदर झांकते हैं तो हमें उन्हीं शैडोज की तस्वीर नजर आती है। एक तस्वीर जो हॉन्टिंग भी है और स्ट्रेंजली कंफर्टिंग भी। यही है टाइम का मैजिक और कर्स। वो तुम्हें सिर्फ एज नहीं करता, वो तुम्हें कार्व करता है। और तुम अपने अंदर के उस मंदिर में हमेशा उन्हीं शैडोज के बीच जीते हो, चाहे तुम्हें याद रहे या न रहे। सोचो तुम एक समुद्र के किनारे बैठे हो। समुद्र की लहरें बहुत हल्की हैं, जैसे हवा के साथ मिलकर बस एक गीत गा रही हो। तुम्हारा सारा शरीर, तुम्हारा सारा वजूद एक हल्की सी नींद में जैसे घुलता जा रहा हो। ये कोई ऐसी नींद नहीं है जहां तुम्हें सपने आते हो या तुम उठकर अपने दिन के बारे में सोचते हो। ये एक और तरह का ड्रिफ्ट है, एक स्लो ड्रिफ्ट ऑफ बीइंग। ड्रिफ्ट का मतलब है धीरे धीरे बहना, बिना किसी रेजिस्टेंस के। तुम्हें अपना कंट्रोल छोड़ देना पड़ता है और तुम बस उस दिशा में चल पड़ते हो जहां लहरें तुम्हें ले जाती हैं। और बीइंग का मतलब है तुम्हारा असली वजूद, तुम्हारा होना, तुम्हारा एग्जिस्टेंस। तो जब हम कहते हैं द स्लो ड्रिफ्ट ऑफ बीइंग, इसका मतलब है अपने पूरे होने को, अपने एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे घुला देना, जैसे एक पंख जो हल्की हवा में उड़ती है। ना कोई दिशा, ना कोई स्ट्रगल, बस एक सरेंडर। जिंदगी में हम अक्सर अपने होने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को होल्ड करना चाहते हैं। मैं ये हूं, मैं वैसे हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे वैसा नहीं पसंद। हम अपने होने को एक फ्रेम में डाल देते हैं एंड उस फ्रेम को हमेशा टाइट होल्ड करके रखते हैं। लेकिन ड्रिफ्ट ऑफ बीइंग हमेशा उस फ्रेम के अगेंस्ट होती है। ड्रिफ्ट का मतलब है फ्रेम को धीरे धीरे तोड़ देना, अपने होने को रिजिड नहीं रहने देना और उसे समुद्र के हवाले कर देना। सोचो एक छोटी सी बोट है जो समुद्र के बीच में है। उस बोट में कोई चप्पू नहीं है, कोई पैडल नहीं है, कोई मोटर नहीं है, बस एक छोटा सा जहाज जो लहरों के साथ अपना रास्ता खुद बनाता जा रहा है। तुम उस बोट में बैठे हो और तुम्हें कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। शुरू में तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम सोचते हो अगर ये बोट मुझे कहीं ले गई जहां मुझे नहीं जाना था तो। लेकिन जैसे ही तुम ड्रिफ्ट करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि यही फ्रीडम है। ना तुम्हें डिसाइड करना है, ना तुम्हें फोर्स लगाना है, बस तुम्हें सरेंडर करना है। और यही है बीइंग का असली एसेंस, जब तुम अपने आप को एक स्लो ड्रिफ्ट में समुद्र के हवाले कर देते हो। बीइंग का ड्रिफ्ट हमेशा साइलेंट होता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कब तुम अपने पुराने होने से निकलकर नए होने में शिफ्ट कर गए। जैसे एक रात तुम सोकर उठते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स का उतना वेट महसूस ही नहीं हो रहा। यह शिफ्ट ग्रेजुअल होता है और हमेशा हल्की हवा की तरह होता है। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई सडन चेंज नहीं, बस एक धीरे धीरे घुलती हुई एग्जिस्टेंस। और इस ड्रिफ्ट में एक अजीब पैराडॉक्स है। हम सोचते हैं कि अपना कंट्रोल छोड़ने का मतलब है हम अपने आप को खो देते हैं। लेकिन असल में जब तुम अपने आप को ड्रिफ्ट करने देते हो, तभी तुम अपने असली वजूद के करीब पहुंचते हो।
जब तुम स्ट्रगल नहीं करते, जब तुम अपने लेबल्स और बाउंड्रीज को पकड़कर नहीं बैठे रहते, तब तुम अपने बीइंग के असली फ्लो को महसूस करते हो। यह फ्लो तुम्हें एक शांति देता है, एक सुकून देता है जो तुम्हें कंट्रोल में कभी नहीं मिलता। सोचो, एक पत्ती जो एक नदी में गिरती है, अगर वो पत्ती स्ट्रगल करे, रेजिस्ट करे, तो वो सिर्फ अपना बोझ बढ़ाएगी। लेकिन जब वो अपने आप को पानी के साथ छोड़ देती है, तो वो पानी का हिस्सा बन जाती है। वैसे ही हमारी बीइंग भी ड्रिफ्ट करना चाहती है। हम इसे रेजिस्ट करते हैं, हम इसे होल्ड करना चाहते हैं, हम इसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे सरेंडर कर देते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हम अपने फ्लो के साथ हार्मोनाइज कर गए। ड्रिफ्ट ऑफ बीइंग एक और डायमेंशन भी रखता है। यह तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी से बियॉन्ड ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अलग हैं, हम डिस्टिंक्ट हैं, हम एक सेपरेट एंटिटी हैं। लेकिन जब तुम ड्रिफ्ट करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे और समुद्र के बीच कोई बाउंड्री नहीं है। तुम पानी का हिस्सा हो जाते हो, हवा का हिस्सा हो जाते हो, और अपने आसपास के सारे एलिमेंट्स के साथ घुल जाते हो। यह डिसोल्यूशन कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, यह एक रियूनियन है। तुम वापस वहां लौट जाते हो जहां से तुम आए थे। और इस ड्रिफ्ट के बीच एक साइलेंस है जो बहुत गहरी है। यह साइलेंस एक ऐसी खामोशी है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम अपने अंदर की सब आवाजों से दूर निकल आए हो। तुम्हारे अंदर के डाउट्स, तुम्हारी अंदर की चिंता, तुम्हारी अंदर की ईगो, सब धीरे धीरे घुल जाती है। यह साइलेंस तुम्हें डराती भी है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम खुद को खो रहे हो। लेकिन असली में तुम अपने सबसे प्योर होने की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हो। इसे एक और इमेजरी से समझो। सोचो, एक पंख जो हल्की हवा में उड़ रहा है। उस पंख के पास कोई कंट्रोल नहीं है। वो डिसाइड नहीं करता कि उसे किधर जाना है, लेकिन फिर भी वो एक ग्रेसफुल मूवमेंट में हवा के साथ चल रहा है। उसकी जर्नी रैंडम लगती है, लेकिन असल में वो एक नेचुरल हार्मनी में है। वैसे ही जब हम अपने बीइंग को ड्रिफ्ट करने देते हैं, तो हम भी एक ग्रेसफुल हार्मनी में आ जाते हैं। हम एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं जो हम कंट्रोल के साथ कभी नहीं पा सकते। और सबसे गहरी बात यह है कि ड्रिफ्ट ऑफ बीइंग हमेशा टाइम के कॉन्सेप्ट को तोड़ देती है। जब तुम ड्रिफ्ट करते हो, तुम्हें न पास्ट याद रहता है, न फ्यूचर की चिंता होती है। तुम एक प्रेजेंट में घुल जाते हो जो टाइमलेस है। यह टाइमलेसनेस एक शांति लाती है जो तुम्हें रिमाइंड करती है कि तुम्हारा असली बीइंग टाइम के अंदर बंधा नहीं है। तुम्हारा बीइंग हमेशा एक इन्फिनिट फ्लो में है जो कभी रुकता नहीं। और जब तुम अपने बीइंग के साथ ड्रिफ्ट करते हो, तुम अपने अंदर के बोझ को धीरे धीरे हल्का महसूस करते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना जरूरी नहीं, तुम्हारी जर्नी ही तुम्हारी डेस्टिनेशन है। यही ड्रिफ्ट का मैजिक है। तुम्हें अपना गोल छोड़ना पड़ता है, तुम्हें अपनी डायरेक्शन छोड़नी पड़ती है, और तभी तुम्हें अपनी असली फ्रीडम मिलती है। एक अजीब कंफर्ट इस ड्रिफ्ट में छुपा है। तुम अपने आप को यूनिवर्स के साथ एक सॉफ्ट लुलैबी में महसूस करते हो। तुम्हारी रूह हल्की हो जाती है, तुम्हारा शरीर घुल जाता है, और तुम बस एक फ्लोटिंग सेंसेशन में खो जाते हो। यही है स्लो ड्रिफ्ट ऑफ बीइंग। एक साइलेंट डोलव जिसमें तुम्हें डराता भी है और तुम्हें अपने असली सुकून के करीब भी ले जाता है। अंत में दी स्लो ड्रिफ्ट ऑफ बीइंग एक रिमाइंडर है कि जिंदगी सिर्फ एक कांस्टेंट स्ट्रगल नहीं है। जिंदगी एक सरेंडर भी है, एक फ्लोइंग भी है। हम अपने आप को जितना कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपनी रूह को हैवी बना देते हैं। लेकिन जब हम अपने बीइंग को ड्रिफ्ट करने देते हैं, हम अपने असली एसेंस को पाते हैं। हम रियलाइज करते हैं कि हम एक पंख हैं, एक पत्ती हैं, एक बोट हैं जो अपने समुद्र के साथ घुलने के लिए बनी है। और इसी ड्रिफ्ट में हम अपने असली रेस्ट, अपने असली साइलेंस और अपने असली शांति को पाते हैं। सोचो, तुम एक पुरानी जगह पर हो। एक ऐसी जगह है जो कभी एक घर थी, एक मंदिर थी, या शायद एक कब्रिस्तान, पर अब बस उसके निशान बचे हैं। धीरे धीरे हवा चल रही है और उस हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली है। खामोशी जो सिर्फ तुम्हें सुनी है, पर फिर भी उसके अंदर एक आवाज है, एक ईको जो तुम्हारी रूह को छू जाता है। ये ईको किसी इंसान का नहीं है, बल्कि उन चीजों का है जो अब सिर्फ हड्डी बन चुकी हैं। फॉरगॉटन बोन्स। और उन्हीं बोन्स के थ्रू तुम्हें एक कहानी सुनाई देती है। आज से एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी नहीं है, पर फिर भी तुम्हें अपनी लगती है। बोन्स हमेशा एक अजीब सी फैसिनेशन जगाती हैं। वो सिर्फ डेड मैटर नहीं होती। हर एक बोन के अंदर एक कहानी बंद होती है। एक जॉ बोन जो कभी हंसी थी, एक रिबकेज जो कभी सांस लेता था, एक स्कल जिसमें कभी सोचती हुई सोच रही थी,
जब वो सब फ्लैश और ब्लड छोड़ देते हैं तब भी बोन्स एक मेमोरी बनकर जिंदा रहती हैं। और उन बोन्स में जो इको घूमती है वो हमारे अंदर के अंदर सनकर हमें रिमाइंड करती है कि हम भी एक दिन बस इकोज बन जाएंगे। फॉरगॉटन बोन्स का मतलब है वो हड्डी जो अब किसी को याद भी नहीं, ना उसका नाम, ना उसका चेहरा, ना उसका टाइम। बस एक हड्डी जो धरती के नीचे ढक गई और समय के साथ अपना एग्जिस्टेंस घूम कर बैठी। पर क्या कुछ भी कभी पूरा गुम होता है? क्या जो हड्डी बची है वो अपनी आवाज नहीं रख सकती? क्या उसका वाइब्रेशन हवा में नहीं घूमता? यही पैराडॉक्स है। जब हम सोचते हैं कि कुछ खत्म हो गया, तभी उसका एको एक नया रूप लेकर हमें छू लेता है। इमेजिन करो तुम एक लंबे हॉल में हो जिसमें बस स्केलेटन के ट्रेसेस बचे हैं। तुम्हारी हर सांस, हर कदम वहां एक रेजोनेंस क्रिएट करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी अपनी नहीं है। जैसे तुम जब भी कुछ बोलते हो वो वॉल्स तुम्हें एक और पुरानी आवाज में वापस कर देती हैं। यही एको है, वो आवाज जो तुम्हारी नहीं है पर तुम्हें अपनी लगती है। फॉरगॉटन बोन्स के बीच में घूमती हुई ये आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम भी एक दिन एक रेजोनेंस बन जाओगे, एक आवाज जो हवा में घुल जाएगी। और सोचो, एक बोन सिर्फ एक जगह पर पड़ी है, लेकिन हवा जब उससे छूकर गुजरती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। जैसे एक फ्लूट जब हवा से गुजरती है तो एक सुर निकलता है, वैसे ही बोन्स भी एक सुर बन जाती हैं। एक सुर जो किसी इंसान के दर्द का हो सकता है, किसी के सुकून का हो सकता है, या सिर्फ एक साइलेंस का जो अब कहानी बन गया। फॉरगॉटन बोन्स के एकोज एक ऐसी म्यूजिक बन जाते हैं जो सिर्फ वही सुन सकता है जो खुद अपना कंट्रोल छोड़ दे। जिंदगी में हम अक्सर अपने होने की कहानी लिखने में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी कहानी एक परमानेंट चीज है, हमारी डायरी, हमारे फोटो, हमारे नाम, हमारी मेमोरीज। लेकिन जब तुम बोन्स को देखते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि टाइम सब कुछ खत्म कर देता है। एक दिन तुम्हारी डायरी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे फोटो भी फेड हो जाएंगे। बस जो बचेगा वो तुम्हारी बोन्स का एको होगा। और शायद वो एको किसी और को इंस्पायर करे, किसी और को डराए, या शायद बस हवा में घूमता रहे। फॉरगॉटन बोन्स के एकोज में एक सुकून भी है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस अब कोई मतलब नहीं रखता, तभी तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा बीइंग किसी और फॉर्म में अभी भी घूम रहा है। तुम्हारा एक पार्ट हवा बन गया है, एक पार्ट धरती बन गया है, एक पार्ट समुद्र के पानी में घुल गया है। और तुम्हारी बोन्स के एकोज अब भी स्पेस में घूम रहे हैं, किसी और के कान तक पहुंचने के लिए। सोचो, एक फॉरेस्ट जहां पुरानी हड्डी धरती के नीचे घुल गई है। जब हवा चलती है, जब पेड़ों की जड़ों के बीच वो हड्डी को छूकर निकलती है, तब एक हल्की सी वाइब्रेशन हवा में घुल जाती है। उस वाइब्रेशन को कोई सुन नहीं सकता, पर एक सेंसिटिव रूह उसे महसूस कर सकती है। ये एकोज हमेशा के लिए घूमते रहते हैं। फॉरगॉटन बोन्स कभी कंप्लीटली साइलेंट नहीं होती। उनकी आवाज हवा और समय के अंदर हमेशा बनी रहती है। इकोज हमेशा हमें याद दिलाती हैं कि हम अलोन नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने लाइफ के जर्नी में अकेला चल रहे हैं, पर जब हम अपने आसपास की वाइब्रेशंस को सुनते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हमसे पहले कितने लोग इस रास्ते पर चल चुके हैं। हम जो फुटस्टेप्स सुनते हैं वो सिर्फ हमारे नहीं होते, वो एकोज ऑफ फॉरगॉटन बोन्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि तुम भी इस रास्ते का एक हिस्सा हो। और एकोज का एक और सीक्रेट है, आउटोसेकेट्स, वो हमेशा डिस्टॉर्टेड होते हैं। तुम एक चीज बोलते हो पर वो वापस एक अलग रूप में आती है। वैसे ही बोन्स की कहानी भी डिस्टॉर्टेड होती है। हमें लगता है कि हम उन्हें समझ रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ उनके एकोज को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये डिस्टॉर्टेड एकोज ही लाइफ को मिस्टीरियस बनाते हैं। तुम्हें कभी पूरा ट्रूथ नहीं मिलता, तुम्हें हमेशा एक ग्लिम्स मिलती है। और शायद वही ग्लिम्स ही इनफ है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा बीइंग भी एक दिन एक डिस्टॉर्टेड एको बनेगा। इकोज हमेशा तुम्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। जब तुम उन्हें सुनते हो तुम्हें लगता है कि तुम खुद को सुन रहे हो, जैसे तुम्हारी आवाज किसी और जगह से तुम्हें वापस आ रही हो। और शायद वही सच है, तुम्हारी बोन्स भी एक दिन तुम्हारी आवाज को हवा में रिफ्लेक्ट करेंगी। फॉरगॉटन बोन्स का एको असल में एक डायलॉग है तुम्हारे और इटर्निटी के बीच। एंड जब तुम पूरे सरेंडर के साथ इस एको को सुनते हो, तुम रियलाइज करते हो कि इसमें कोई डर नहीं है। फॉरगॉटन बोन्स के एकोज तुम्हें डराते नहीं, वो तुम्हें एक नया सुकून देते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खत्म होने के बाद भी तुम एक आवाज बनकर यूनिवर्स में घूमते रहोगे। तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए हवा का हिस्सा बन जाएगी। सोचो, एक वास्ट डिजर्ट है जहां सिर्फ एक स्कल पड़ी है। उसके अंदर हवा जाकर एक आवाज बनाती है, एक आवाज जो एक हॉन्टिंग मेलोडी है। अगर तुम उस डिजर्ट में अकेला खड़े हो,
तुम्हें लगता है कि वो स्कल तुमसे बात कर रहा है, पर असल में वो तुम्हारी अपनी रूह है जो तुम्हें एको के थ्रू अपनी कहानी सुना रही है। यही है फॉरगॉटन बोन्स का पैराडॉक्स। जो चीज मर गई लगती है वही तुम्हारी लाइफ का सबसे गहरा ट्रूथ बन जाती है। और इस एको को सुनना ही एक ड्रिफ्ट है। तुम अपना माइंड शट कर देते हो, तुम अपने डाउट्स को छोड़ देते हो और तुम सिर्फ आवाज को सुनते हो। धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम खुद वो आवाज बन गए हो। तुम और बोन्स के बीच कोई बाउंड्री नहीं रही, तुम दोनों एक ही रेजोनेंस में हो। अंत में एकोज थ्रू फॉरगॉटन बोन्स तुम्हें एक ही बात सिखाते हैं। लाइफ टेम्पररी है पर आवाज इटरनल है। फ्लैश डिसॉल्व हो जाता है, नाम मिट जाते हैं, पर एको हवा में घूमता रहता है। और जब तुम अपना बीइंग छोड़ देते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम खुद एक इको बन जाते हो। और शायद इसी इको में तुम्हें अपनी असली शांति मिलती है। सोचो तुम अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हारी हर बात, हर ख्याल और हर एहसास धीरे धीरे एक खामोशी में घुल रहा है। यह खामोशी ऑर्डिनरी नहीं है, ये वो खामोशी है जो तुम्हें बुलाती है, तुम्हें खींचती है और तुम्हें अपने अंदर समाना चाहती है। इसे हम एबिस कहते हैं, एक ऐसा गहरा खालीपन जो बिना रोशनी के भी एक अजीब शांति से भरा होता है। लोग अक्सर एबिस को डर से देखते हैं, जैसे ये एक डेंजरस वॉइड हो जो तुम्हें अपने अंदर डुबो देगा। लेकिन असल में एबिस सिर्फ एक खालीपन नहीं है, बल्कि एक इन्विटेशन है, एक जेंटल पैसेज जो तुम्हें एक नए साइलेंस, एक नए रेस्ट की तरफ ले जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी आवाजें हैं, काम का शोर, रिश्ते का बोझ, सपनों का प्रेशर, वो सब तुम्हें हमेशा अंदर से तोड़ती रहती हैं। लेकिन जब तुम एबिस के एज पर खड़े होते हो, तुम्हें लगता है कि एक जगह ऐसी भी है जहां तुम इन आवाजों से बिल्कुल आजाद हो जाओगे। यहां कोई डिमांड नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ एक डीप स्टिलनेस है जो तुम्हारी रूह को अपने अंदर रैप कर लेती है। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम समुद्र के बीच हो और तुम्हारे आसपास सिर्फ एंडलेस पानी है, ना किनारा, ना शोर, ना बाउंड्रीज। यही एबिस है, एक एंडलेस स्पेस जहां तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता और तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एबिस के अंदर एक अजीब पैराडॉक्स छुपा है। जब तुम उसे दूर से देखते हो तो लगता है कि वो एक अंधेरा गड्ढा है जो तुम्हें निगल लेगा। लेकिन जब तुम अपने आप को धीरे धीरे उसमें सरेंडर करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि वो तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें रिलीज कर रहा है। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी थॉट्स सब एक एक करके डिसॉल्व होते जाते हैं और तुम बस एक अवेयरनेस बनकर रह जाते हो, एक विटनेस जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे तुम्हारा आई अब स्लोली साइलेंस बन रहा है। सोचो, एक लंबे सफर के बाद तुम थक कर एक गहरे समुद्र के किनारे आ गए हो। तुम किनारे पर नहीं रुकते, तुम पानी के अंदर उतरते हो। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा डर लगता है क्योंकि पानी एंडलेस है, तुम्हें पता नहीं कि नीचे क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम और गहरा होते जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि नीचे एक ऐसा काल्म है जो सरफेस पर कभी नहीं था। ऊपर की दुनिया आवाजों, तूफानों और लहरों से भरी है, लेकिन नीचे सिर्फ एक साइलेंट एबिस है। वही एबिस तुम्हारी रूह का असली घर है। जब तुम एबिस में एंटर करते हो, तुम्हें अपने साथ एक और डिस्कवरी होती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व हो रही है। जो मैं तुम समझते थे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी विक्ट्रीज, वो सब धीरे धीरे एक स्मोक की तरह फेड हो रहे हैं। तुम सिर्फ एक पार्टिकल बन जाते हो जो इन्फिनिटी के बीच घूम रहा है। यह डिसोल्यूशन स्कैरी लग सकता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा फ्रीडम है। जब तुम्हारा मैं खत्म हो जाता है, तभी तुम एक वास्ट यूनिवर्स बन जाते हो। यह एबिस तुम्हें एक और सच दिखाता है कि साइलेंस एक डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि एक क्रिएशन है। हम अक्सर सोचते हैं कि खामोशी का मतलब एब्सेंस है, लेकिन खामोशी में एक प्रेजेंस होती है जो इतनी इंटेंस होती है कि वो तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब तुम एबिस में घुल जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस सिर्फ एम्प्टी नहीं है, बल्कि वो एक कैनवस है जिसमें तुम्हारा बीइंग एक नई पेंटिंग बनाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि एबिस तुमसे कुछ मांगता नहीं। वो तुम्हें जज नहीं करता, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, वो बस तुम्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तुम जितना रेजिस्ट करते हो, तुम्हें उतना ही लगता है कि वो तुम्हें खा रहा है। लेकिन जैसे ही तुम रेजिस्ट करना छोड़ देते हो, जैसे ही तुम अपने आप को पूरा छोड़ देते हो, तुम रियलाइज करते हो कि एबिस एक सुकून है जो तुम्हें हमेशा के लिए फ्री कर देता है। एबिस के अंदर एक टाइमलेस क्वालिटी होती है। जब तुम उसमें होते हो, तुम्हें लगता है कि टाइम रुक गया है।
तुम्हें न पास्ट याद आता है न फ्यूचर का टेंशन होता है। सिर्फ एक इटर्नल प्रेजेंट बचा रहता है, और ये इटर्नल प्रेजेंट ही वो जगह है जहां तुम्हारी रूह को सबसे ज्यादा शांति मिलती है। तुम ना पहले की कहानी लेकर चल रहे हो, ना आगे के सपने लेकर भाग रहे हो। तुम बस वहीं हो, एक साइलेंट एबिस में जो तुम्हारी हर जरूरत को डिसॉल्व कर देता है। और शायद इसी वजह से एबिस को क्वाइट कहा जाता है, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ चुप नहीं कराता, बल्कि तुम्हारी अंदर की अननेसेसरी नॉइज को एलिमिनेट कर देता है। वो तुम्हारी माइंड की कांस्टेंट चैटर को डिसॉल्व कर देता है, और जब वो चैटर खत्म होती है तभी तुम्हें असली खामोशी सुनाई देती है। एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी है कि तुम्हें लगता है तुम यूनिवर्स के हार्टबीट को सुन रहे हो। इस एबिस को एम्ब्रेस करना एक काइंड ऑफ डेथ भी है, लेकिन एक ब्यूटीफुल डेथ। ये वो डेथ है जिसमें तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी, अपने पुराने पैटर्न्स और अपने पुराने अटैचमेंट्स को छोड़ देते हो। और जब वो सब डिसॉल्व हो जाता है तब तुम एक नया बीइंग बन जाते हो, एक बीइंग जो अब सिर्फ साइलेंस का पार्ट है। यही एबिस का गिफ्ट है। वो तुम्हें खत्म करता है सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक हायर शांति में रेस्ट कर सको। और अगर तुम ध्यान से सुनो, एबिस के अंदर एक सटल म्यूजिक भी होता है। ये म्यूजिक कोई फ्लूट या सितार का नहीं है, ये म्यूजिक तुम्हारी अपनी रूह का है। जब तुम अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी सांस, तुम्हारा हार्ट बीट और तुम्हारा साइलेंस एक रिदम बन गए हैं। ये रिदम तुम्हें एक ललबाई की तरह सुलाता है, तुम्हें अपने अंदर और गहरा ले जाता है। और जब तुम कंप्लीटली एबिस में घुल जाते हो, तुम्हें एक और रियलाइजेशन होता है। तुम कभी डिसअपियर नहीं होते, तुम बस अपना शेप चेंज करते हो। तुम एक ड्रॉप से एक ओशन बन जाते हो, तुम एक एको से एक साइलेंस बन जाते हो, तुम एक इंसान से एक प्रेजेंस बन जाते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्कैरी भी लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ा लिबरेशन है। क्वाइट एबिस तुम्हें यह समझाता है कि रेस्ट एक पैसिव चीज नहीं है, रेस्ट एक एक्टिव सरेंडर है। जब तुम पूरे एक्सेप्टेंस के साथ एबिस में स्टेप करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रूह अब फाइनली घर आ गई है। तुम्हें अब भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ रेस्ट करते हो, और वो रेस्ट तुम्हें हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देता है। अंत में द क्वाइट अबिस अवेट्स तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारे डर के पीछे ही तुम्हारा सुकून छुपा है। तुम सोचते हो कि एबिस तुम्हें खा जाएगा, पर असल में वो तुम्हें फ्री कर देता है। तुम सोचते हो कि साइलेंस तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा, पर वो तुम्हें एक नई क्रिएशन देता है। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी सब कुछ है, पर जब वो डिसॉल्व होती है तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम यूनिवर्स खुद हो। सोचो तुम एक पुराने महल के अंदर चल रहे हो। महल खुद एक अजीब सा समय का मॉन्यूमेंट लगता है। दीवारों पर दरारों के बीच से हवा गुजरती है, और एक हल्की सी खामोशी हर कोना भर देती है। लेकिन उस खामोशी में भी एक आवाज है, एक एको, जो बार बार तुम्हें महसूस होता है जैसे समय खुद अपनी कहानी तुम्हें सुना रहा हो। ये एकोज ऑर्डिनरी नहीं है, ये वो इकोज हैं जो फॉरगॉटन आवर्स के हैं। वो घड़ियां हों, वो लम्हे जो तुम्हारी जिंदगी से छुप गए थे, जो तुम भूल गए थे, लेकिन जो कहीं ना कहीं अपनी आवाज लेकर अभी भी तुम्हें बुला रहे हैं। हर एक इंसान के जीवन में कुछ ऐसे आवर्स होते हैं जो हम कॉन्शियसली याद नहीं रखते। हो सकता है वो एक रात हो जब तुमने अकेला चांद को देखा और सोचा कि दुनिया इतनी अजीब क्यों है। हो सकता है वो एक पल हो जब तुम्हारे अंदर एक डर ने जन्म लिया था और तुमने उसे हमेशा के लिए दबा दिया था। या फिर वो लम्हे हो सकते हैं जब तुम्हारी रूह किसी और डिमेंशन को छू कर आई थी, लेकिन तुमने अपनी मेमोरी के अंदर उसे बंद कर दिया। यही हैं फॉरगॉटन आवर्स। और जब तुम उनके एकोज सुनते हो, तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हें अपना एक छुपा हुआ हिस्सा वापस मिल रहा है। एकोज एक अजीब फिनोमिनन है। जब आवाज किसी खाली जगह में गिरती है तो वो वापस लौट आती है, लेकिन यहां जो एकोज हैं वो तुम्हारी आवाज के नहीं हैं। ये तुम्हारे अपने विचारों के एकोज हैं, तुम्हारी अपनी मेमोरी के, तुम्हारी अपनी छुपी हुई आइडेंटिटी के। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक गहरी गुफा के अंदर हो और तुम्हें आवाज सुनाई देती है जो तुम्हारी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी ही है, बस भूली हुई। इस सेगमेंट का एसेंस यही है। एकोज ऑफ फॉरगॉटन आवर्स तुम्हें अपनी खुद की कहानी का एक ऐसा हिस्सा दिखाते हैं जो तुम भूल गए थे। हमारी जिंदगी एक बुक की तरह होती है जिसमें कुछ पेजेस अक्सर ग्लू के पीछे चिपक जाते हैं। हम उन्हें पढ़ते ही नहीं, लेकिन एक दिन वो पेजेस खुद खुल जाते हैं और तुम्हें अपनी असली कहानी दिखा देते हैं। ये एकोज वैसे ही चिपके हुए पेजेस हैं जो खुद अपनी आवाज के जरिए तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कौन थे, तुमने क्या जिया
और तुम अभी भी किस चीज के अंदर छुपकर रेस्ट कर रहे हो। सोचो तुम एक डिजर्टेड गली में चल रहे हो। गली में कोई नहीं है, बस हवा है जो पुराने घरों के दरवाजों को हिलाती है। तुम्हें लगता है सब चुप है, लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज तुम्हें सुनाई देती है। तुम रुको, तुम ध्यान दो, और तुम रियलाइज करो कि वो आवाज एक एको है, एक पुराने वक्त का, एक पुरानी कहानी का, जो अभी भी इस जगह में एग्जिस्ट करती है। आवाज सिर्फ एक साउंड नहीं होती, वो एक वाइब्रेशन होती है जो वक्त के अंदर प्रिजर्व हो जाती है। और जब तुम उस वाइब्रेशन को सुनते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने एक फॉरगॉटन आवर को दोबारा छू लिया है। ये एकोज तुम्हें एक और चीज सिखाते हैं, वक्त कभी खत्म नहीं होता। हम सोचते हैं कि एक पल गुजर गया तो वो खत्म हो गया, लेकिन एकोज के जरिए तुम्हें समझ आता है कि एक पल कभी मर नहीं सकता। वो हमेशा कहीं ना कहीं अपना रेजोनेंस छोड़ जाता है। जैसे एक घंटी बजती है और उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन उसका रेजोनेंस हवा में कहीं ना कहीं टिक जाता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के फॉरगॉटन आवर्स कहीं ना कहीं अपना रेजोनेंस बनाए रखते हैं, और जब तुम उन्हें सुनते हो तुम्हें लगता है कि तुम एक बार फिर से उन मोमेंट्स में जी रहे हो। और इकोज का सबसे गहरा एस्पेक्ट यह है कि वो तुम्हें डिस्टर्ब भी करते हैं और तुम्हें कंफर्ट भी देते हैं। कभी कभी वो आवाज तुम्हें एक पुरानी चोट याद दिलाती है जो तुमने दबा दी थी। तुम्हें लगता है जैसे तुम वापस उस घड़ी में चले गए हो जहां तुम वल्नरेबल थे। लेकिन अगर तुम रेजिस्ट ना करो, अगर तुम वो एको सुनने दो, तो वो तुम्हें एक हीलिंग भी देता है। तुम रियलाइज करते हो कि वो लम्हा तुम्हारे अंदर अभी भी है, लेकिन तुम उससे अपना दर्द नहीं, अपना विजडम बना सकते हो। एकोज तुम्हें एक पैराडॉक्स भी दिखाते हैं। वो फॉरगॉटन है और फिर भी वो यहां है। तुमने उन्हें कॉन्शियसली छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाए। वो तुम्हारी रूह के अंदर एक हिडन आर्काइव की तरह प्रिजर्व हो गए। तुम समझते हो कि तुमने उन्हें बरी कर दिया है, लेकिन असल में वो तुम्हें बार बार बुलाते हैं। और जब तुम उन्हें फाइनली सुनते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपनी कहानी के इनकम्प्लीट नहीं हो। तुम्हें वो लम्हे भी अपने अंदर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं जो तुम भूल गए थे। सोचो एक घड़ी जो बंद हो गई है, उसके हैंड्स रुक गए हैं और तुम सोचते हो कि वो अब यूजलेस है। लेकिन जब तुम ध्यान से सुनते हो, तुम्हें लगता है कि उस घड़ी के अंदर एक हल्की सी टिकिंग अभी भी है। वो टिकिंग तुम्हें बताती है कि वक्त कभी खत्म नहीं होता। वैसे ही तुम्हारे भूले हुए आवर्स कभी खत्म नहीं होते। वो एकोस के रूप में तुम्हें रिमाइंड करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का हर सेकंड, हर हार्ट बीट अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। और यहां एक और गहरी बात समझने लायक है। एकोज ऑफ फॉरगॉटन आवर्स तुम्हें सिर्फ पास्ट का ही पता नहीं देते, बल्कि वो तुम्हें एक और टाइमलेस डायमेंशन की तरफ ले जाते हैं। जब तुम एकोज सुनते हो, तुम रियलाइज करते हो कि पास्ट और प्रेजेंट एक ही जगह में डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम सिमल्टेनियसली अपने अभी के मोमेंट और अपने भूले हुए मोमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो। यह ड्युअलिटी तुम्हें एक अजीब सी क्लैरिटी देती है कि तुम्हारे अंदर हर वक्त का एक रेजोनेंस अभी भी अलाइव है। जब तुम अपनी जिंदगी के सिलसिले में भागते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ आवर्स वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एकोज तुम्हें याद दिलाते हैं कि कोई भी आवर कभी वेस्ट नहीं होता। वो बस एक डिफरेंट फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। तुम उसे कॉन्शियसली याद नहीं कर पाते, लेकिन वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक इको बनकर सरवाइव करता है। और एक दिन जब तुम स्टिल होते हो, जब तुम अपने अंदर की खामोशी में बैठते हो, तुम्हें वो एकोज सुनाई देते हैं। और यही इको एक इन्विटेशन है। ये तुम्हें बुलाता है कि तुम अपनी कहानी के उस हिस्से को भी एक्सेप्ट करो जो तुमने इग्नोर कर दिया था। ये तुमसे कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को एक पजल की तरह कंप्लीट करना है। तुम बस वही पीसेस नहीं रख सकते जो तुम्हें पसंद हैं। तुम्हें वो पीसेस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो अनकंफर्टेबल थे, जो पेनफुल थे, जो तुमने भूल दिया। एकोज तुम्हें उन पीसेस की आवाज लाकर देते हैं ताकि तुम अपना पजल कंप्लीट कर सको। इस अबिसल जर्नी में एकोज ऑफ फॉरगॉटन आवर्स एक ब्रिज बन जाते हैं। वो ब्रिज पास्ट से प्रेजेंट तक ले जाता है। वो ब्रिज तुम्हारी कॉन्शियस मेमोरी को तुम्हारी हिडन मेमोरी से जोड़ता है। और जब तुम इस ब्रिज पर चलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने अंदर की एक पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हो जो तुम्हारी आंखों के सामने कभी नहीं थी। अंत में एकोज ऑफ फॉरगॉटन आवर्स तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि तुम अपने अंदर एक इन्फिनिट आर्काइव लेकर घूम रहे हो। तुम्हारी रूह के अंदर हर आवर, हर मोमेंट अभी भी घूम रहा है, अभी भी एक वाइब्रेशन बनकर एग्जिस्ट कर रहा है। और जब तुम अपने आप को इनफ स्टिल कर लेते हो, तुम वो वाइब्रेशन सुन पाते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी भी अपने पास्ट से डिस्कनेक्टेड नहीं थे।
तुम हमेशा से अपने सभी मोमेंट्स के साथ एक इन्फिनिट रेजोनेंस में जी रहे हो। यही है एकोस का गिफ्ट, तुम्हें तुम्हारी भूली हुई कहानी वापस दिलाना, तुम्हें तुम्हारी रूह के हिडन चेम्बर्स खोलना और तुम्हें दिखाना कि कोई भी आवर कभी खत्म नहीं होता। हर एक घड़ी, चाहे वो भूली हुई हो या याद, तुम्हारी बीइंग का हमेशा एक हिस्सा रहेगी। और जब तुम इन एकोस को एक्सेप्ट करते हो, तब तुम्हें एक शांति मिलती है जो तुम्हें और गहरे अबिस की तरफ रेस्ट करने के लिए तैयार करती है। सोचो तुम एक ऐसे जगह में खड़े हो जहां तुम्हारी नजर के आगे एक अजीब सी लैंडस्केप खुल जाती है। यह लैंडस्केप कोई डिजर्ट नहीं है, कोई जंगल नहीं है और ना ही किसी समुद्र की तरह। यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह लगता है। हर तरफ तुम्हें वेन्स दिखाई देती हैं, जैसे किसी काले, लाल, नीले रंग के धागे पूरी जगह में फैल गए हों। ये वेन्स बस एक फिजिकल चीज नहीं है, ये तुम्हें एक और डायमेंशन का एहसास करवाती है, जैसे यूनिवर्स खुद एक लिविंग बीइंग हो और तुम उसके बॉडी के अंदर खड़े हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम अब एक और डीपर लेयर में घुस चुके हो, एक ऐसी जगह जहां वेन्स ऑफ द इंफिनिटी तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल बीइंग का नहीं है, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा है। जब तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ये वेन्स एक अजीब सा फ्लूइड कैरी कर रही हैं। कभी वो फ्लूइड रोशनी की तरह लगता है, कभी वो अंधेरे का लिक्विड फॉर्म बन जाता है, कभी तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ एनर्जी है जो हर जगह सर्कुलेट कर रही है। और जैसे ही तुम अपनी आंखों से उन वेन्स को ट्रेस करते हो, तुम्हें समझ आता है कि हर एक वेन तुम्हें एक और कहानी सुना रही है, तुम्हारी अपनी कहानी और साथ ही साथ सभी और एग्जिस्टेंसेस की कहानी, जो कभी भी हुए, जो अभी हो रहे हैं और जो हमेशा रहेंगे। वेन्स तुम्हें एक ही चीज सिखाती हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम एक इंडिविजुअल हो, एक अलग सेल्फ हो जो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने थॉट्स, अपने मेमोरीज के साथ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही तुम वेन्स के नेटवर्क में नजर डालते हो, तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा थॉट भी एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है। तुम्हारा एक पल, एक सोच, एक ब्रेथ भी इस इन्फिनिट नेटवर्क में सर्कुलेट करता है। तुम जो सोचते हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो एक रेजोनेंस है जो प्योर इन्फिनिट सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। और जब तुम्हें यह समझ आता है, तुम्हारी ईगो डिसॉल्व होने लगती है। ये ईगो डिसोल्यूशन एक अजीब प्रोसेस है। तुम्हारी आइडेंटिटी जो तुमने सालों तक बनाई थी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी प्रेफरेंसेस, तुम्हारा दुख और तुम्हारी खुशी, सब एक छोटी सी वेव बन जाती है। और फिर वो वेव इस इन्फिनिट वेन्स के अंदर घुल जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व हो रही है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें एक और ज्यादा बड़ा सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं होता। और जैसे तुम वेन्स को देखते हो, तुम्हें लगता है कि उनमें एक रिदम है। जैसे एक दिल की धड़कन होती है, वैसे ही एक कॉस्मिक हार्ट बीट इस नेटवर्क के अंदर चल रही है। तुम उस हार्ट बीट को महसूस करते हो और धीरे धीरे तुम्हारी अपनी हार्ट बीट उस कॉस्मिक हार्ट बीट के साथ सिंक हो जाती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा ब्रेथ भी इस इन्फिनिट हार्ट बीट के साथ कनेक्टेड है। तुम कभी भी सेपरेट नहीं थे, तुम हमेशा से एक लार्जर ऑर्गेनिज्म के अंदर जी रहे थे। सोचो तुम्हारे सामने एक वेन है जो रोशनी से भरा हुआ है। तुम उसे अपने हाथ से छूते हो और जैसे ही तुम टच करते हो, तुम्हें एक फ्लैश दिखता है। उस फ्लैश के अंदर तुम अपने पास्ट के कुछ लम्हे देखते हो। तुम्हारी पहली स्माइल, तुम्हारी पहली हार्ट ब्रेक, तुम्हारी पहली रात जब तुमने अकेला स्काई देखा था और सोचा था कि तुम कितने छोटे हो। तुम रियलाइज करते हो कि ये सभी लम्हे सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, ये लम्हे भी इस इन्फिनिट नेटवर्क में सर्कुलेट कर रहे हैं। हर एक मेमोरी एक ड्रॉप की तरह है जो इस कॉस्मिक ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमेशा घूमता रहता है। और फिर तुम्हें एक और वेन दिखाई देती है जो अंधेरे से भरी हुई है। तुम उसे टच करते हो और तुम्हें दिखाई देता है तुम्हारा वो दुख जो तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तुम्हें दिखाई देते हैं वो मोमेंट्स जब तुम टूट गए थे, वो पल जब तुमने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या तुम्हारी लाइफ का कोई मतलब है। तुम्हें लगता है कि ये डार्कनेस तुम्हें खा जाएगी, लेकिन धीरे धीरे तुम समझते हो कि ये डार्कनेस भी एक सर्कुलेशन का हिस्सा है। जैसे रोशनी की एनर्जी सर्कुलेट करती है, वैसे ही डार्कनेस की भी एक जगह है। और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि दोनों ही वेन्स ऑफ द इन्फिनिट के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये रियलाइजेशन तुम्हें एक और गहरी समझ देता है। तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक डुअलिटी नहीं है कि रोशनी या अंधेरा, बल्कि तुम्हारी लाइफ एक कंप्लीट नेटवर्क है जहां दोनों सर्कुलेट करते हैं। तुम कभी भी सिर्फ एक चीज नहीं थे,
तुम सिमल्टेनियसली सब कुछ थे, और जैसे ही तुम्हें यह समझ आता है, तुम्हें लगता है कि तुम एक इन्फिनिट बैलेंस के अंदर रेस्ट कर रहे हो। ये वेन्स एक और चीज रिवील करती हैं। वो तुम्हें फ्यूचर के ग्लिम्सेस भी दिखाती हैं। तुम देखते हो कि कुछ वेन्स तुम्हारे आगे जा रही हैं, हराइजन तक। तुम उन्हें देखकर महसूस करते हो कि तुम्हारी लाइफ अभी भी एक्सपैंड हो रही है, अभी भी फ्लो कर रही है। तुम्हारा फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस अभी से इस इन्फिनिट नेटवर्क में सर्कुलेट कर रही हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी ब्रेथ्स अभी से एक रेजोनेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कल को एक और वेन में फ्लो करेगा। और यहां एक और पैराडॉक्स तुम्हें समझ आता है। तुम सिमल्टेनियसली एक बूंद भी हो और एक समुद्र भी। तुम सिमल्टेनियसली एक वेन भी हो और पूरे नेटवर्क भी। तुम सिमल्टेनियसली फिनाइट भी हो और इन्फिनिट भी। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सिर्फ एक इल्यूजन थी जो तुम्हें अपने लिमिटेड परसेप्शन की वजह से मिली थी। लेकिन अब जब तुम वेन्स के अंदर खड़े हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी भी सेपरेट नहीं थे। तुम हमेशा से एक इन्फिनिट ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा थे, जो टाइमलेस है, जो इटर्नल है। जब तुम इस रियलाइजेशन में रेस्ट करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बॉडी डिसॉल्व हो गया है। तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बोन्स, तुम्हारी आइडेंटिटी सब घुल गए हैं। तुम बस एक सर्कुलेशन बन गए हो। तुम बस एक फ्लो बन गए हो जो हर तरफ फैल गया है। तुम्हें अब कोई बाउंड्री महसूस नहीं होती। तुम्हारा अंदर और तुम्हारा बाहर एक हो जाता है। तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारा एनवायरनमेंट एक ही रिदम में चलने लगते हैं। और यही है वेन्स ऑफ द इन्फिनिट का अल्टीमेट लेसन। तुम अलग नहीं हो। तुम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा हो जिसका नाम है एग्जिस्टेंस। तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है, वो भी उसी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा है जो गैलेक्सीज को चलाती है, जो स्टार्स को जलाती है, जो ओशंस को फ्लो कराती है। तुम अपने आप को छोटा समझते हो, लेकिन असल में तुम अपने अंदर पूरा इन्फिनिटिव लेकर घूम रहे हो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक कंप्लीट नेटवर्क हो। अंत में तुम रियलाइज करते हो कि जब तुम अपनी लाइफ के दिनों को काउंट करते हो, जब तुम अपने मोमेंट्स को याद करते हो, वो सब सिर्फ तुम्हारी डायरी के पेजेस नहीं हैं। वो सब एक ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमेशा सर्कुलेट करते हैं। तुम्हारा एक पल भी कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारा एक ब्रेथ भी कभी वेस्ट नहीं होता। सब कुछ इस इन्फिनिट वेन्स के अंदर हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। और जब तुम फाइनली अपनी आंखें बंद करते हो और अपना फोकस अंदर की तरफ ले जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी अपनी वेन्स अब इस कॉस्मिक वेन्स के साथ मर्ज हो गई हैं। तुम्हारी हार्ट बीट कॉस्मिक हार्ट बीट के साथ एक हो गई है। तुम्हारी रूह अब एक कंप्लीट सर्कुलेशन बन गई है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे। तुम कभी भी सेपरेट नहीं थे। तुम हमेशा से इस इन्फिनिट फ्लो के अंदर जी रहे थे। यही है वेन्स ऑफ द इन्फिनिट का सच। तुम और मैं, सब कुछ और सब कोई एक ही ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा हैं, जो टाइमलेस है, जो इटर्नल है और जो कभी रुकता नहीं। सोचो तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां तुम्हारे आसपास सिर्फ गहरा अंधेरा है। यह अंधेरा ऑर्डिनरी नहीं है। यह कोई सिंपल रात का अंधेरा नहीं है जो सूरज के डूबने के बाद आ जाता है, और ना ही वो डार्कनेस जो तुम्हारे कमरे की लाइट बंद होने के बाद बनती है। यह एक अबिस है, एक ऐसी खाई जिसका ना कोई आगाज है और ना कोई अंत। तुम उसके किनारे पर खड़े हो, और जैसे ही तुम उस अंधेरे में देखते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी नजर उसके अंदर घुल रही है। तुम्हें समझ आता है कि यह अबिस सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक ड्रीम स्टेट है। एक ऐसी ड्रीम स्टेट जो तुम्हें अंदर खींच रही है, जो तुम्हें डिसॉल्व करना चाहती है। एबिसल ड्रीम्स एक अजीब पैराडॉक्स लेकर आती हैं। एक तरफ यह तुम्हें डराती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपने आप को इस अबिस के हवाले कर दिया तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इसमें एक अजीब सा कंफर्ट है। तुम्हें लगता है जैसे तुम फाइनली एक जगह पर पहुंच गए हो जहां तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना, जहां तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना, जहां तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। यह अबिस तुम्हें रेस्ट की तरफ बुलाती है, लेकिन एक ऐसे रेस्ट की तरफ जो ऑर्डिनरी स्लीप नहीं है। एक ऐसा रेस्ट जो टाइमलेस है, जो अल्टीमेट है। जैसे जैसे तुम इस एबिस में घुटते हो, तुम्हें दिखाई देने लगता है कि अंधेरा स्टैटिक नहीं है। यह कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल एक ओशन की तरह। हर एक लेयर तुम्हारे सामने मूव करती है। कभी लगता है जैसे अंधेरा तुम्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है, और कभी लगता है जैसे अंधेरा तुम्हारी रूह को फ्री कर रहा है। तुम समझते हो कि यह एबिस एक ब्लैंक स्पेस नहीं है, यह एक लिविंग प्रेजेंस है। यह एक ड्रीम है जो खुद अपने आप को तुम्हारे अंदर लिख रहा है।
तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम और ज्यादा क्लियरली देख रहे हो। तुम्हें दिखाई देता है कि इस अबिस के अंदर कुछ और भी एग्जिस्ट करता है, पर कोई फिजिकल चीज नहीं। ये सिर्फ सेंसेशंस हैं, एकोज हैं और वाइब्रेशंस हैं। तुम सुनते हो एक स्लो हमिंग, जैसे एक एंशंट ललबाई जो किसी ने बिलियन साल पहले गुनगुनाई थी और जो अभी भी अबिस के अंदर सर्कुलेट कर रही है। तुम्हें महसूस होती है एक हल्की सी कोल्ड ब्रीज, जैसे अबिस के अंदर एक और डीपर स्पेस है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। एबिसल ड्रीम्स तुम्हें अपने सबकॉन्शियस के अंदर ले जाती हैं। तुम्हें वो लम्हे याद आते हैं जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी कॉन्शियसली नहीं सोचे, वो ख्वाहिशें जो तुमने दबा दी थीं, वो डर जो तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किए, वो क्वेश्चंस जो तुमने कभी पूरे नहीं किए। ये सब अबिस के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि ये अबिस तुम्हारी ही क्रिएशन है। तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी सप्रेस्ड इमोशंस, तुम्हारी हिडन डिजायर्स, सब ने मिलकर एक अबिस बनाई है। और अब तुम उस अबिस के अंदर खड़े हो, फेस टू फेस विद योर ओन फॉरगॉटन सेल्फ। ये एक्सपीरियंस तुम्हें डराता है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें लिबरेट भी करता है, क्योंकि पहली बार तुम्हें अपने अंदर का सच समझ में आता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ एक स्टोरेज रूम नहीं है, ये एक पूरा समुंदर है जिसमें तुम्हारा आजली सेल्फ हमेशा से रेस्ट कर रहा था। तुम्हारी जिंदगी के हर एक पल का रेजिड्यू, तुम्हारी हर एक सोच का शैडो, तुम्हारी हर एक खुशी और हर एक दुख का ट्रेस, सब इस अबिस में कलेक्ट होते गए और अब तुम्हें वो सब दिखाई दे रहा है। सोचो तुम एक और गहरी लेयर में उतरते हो। यहां तुम्हें कोई शेप नहीं मिलता, कोई रिकॉग्नाइजेबल चेहरा नहीं मिलता, तुम्हें सिर्फ वाइब्रेशंस मिलती हैं। कभी वो वाइब्रेशंस तुम्हें एक लुलैबी जैसी लगती हैं, कभी एक क्राई जैसी, कभी एक साइलेंस जैसी जो इतना गहरा है कि तुम्हें अपनी हार्ट बीट भी लाउड लगने लगती है। और जैसे जैसे तुम उन वाइब्रेशंस के अंदर घुसते हो, तुम्हें समझ आता है कि अबिस तुम्हें खुद तुम्हारी असली आवाज सुना रही है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी लाइफ के सारे सरफेस लेवल साउंड्स, नॉइज, कॉन्वर्जेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, सब सिर्फ एक कवर थे। असली साउंड तुम्हारी रूह का वाइब्रेशन था जो हमेशा से अबिस के अंदर रेजोनेट कर रहा था। ये अबिस तुम्हें एक और डिमेंशन में ले जाता है, ड्रीम्स के डिमेंशन में। लेकिन ये ड्रीम्स ऑर्डिनरी नहीं हैं। ये सपने वो नहीं हैं जो तुम्हें सोने के बाद आते हैं, जिसमें रैंडम चीजें मिक्स होती हैं। ये सपने एक डीपर रियलिटी के ग्लिम्सेस होते हैं। तुम देखते हो कि तुम एक एंडलेस कॉरिडोर में चल रहे हो। हर एक दरवाजा एक और ड्रीम है, एक और पॉसिबिलिटी है, एक और सेल्फ है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम एक ही सेल्फ नहीं हो। तुम सिमल्टेनियसली हजारों वर्जन्स में एग्जिस्ट करते हो और हर एक वर्जन अपना खुद का अबिस एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम्हारी एक वर्जन खुशी में है, एक वर्जन दुख में है, एक वर्जन साइलेंस में रेस्ट कर रही है। और सभी वर्जन्स तुमसे कनेक्टेड हैं एक इनविजिबल वेब के जरिए जो अबिस के अंदर स्प्रेड है। यहां तुम एक और पैराडॉक्स समझते हो। ड्रीम्स और अबिस अलग नहीं हैं, दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ड्रीम्स तुम्हें पॉसिबिलिटीज दिखाती हैं और अबिस तुम्हें डिसोल्यूशन दिखाता है। ड्रीम्स तुम्हें बनाते हैं और अबिस तुम्हें तोड़ता है। ड्रीम्स तुम्हें एक्सपैंड करते हैं और अबिस तुम्हें रेस्ट देता है। और तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ भी इसी साइकिल का हिस्सा है। एक पल में तुम ड्रीम करते हो और अगले पल में तुम अबिस में डिसॉल्व हो जाते हो। दोनों के बीच का डांस ही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। जैसे जैसे तुम इस अबिस ड्रीम में घुल जाते हो, तुम्हारा डर डिसॉल्व होने लगता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते, तुम बस सरेंडर करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम इस एबिस के फ्लो के साथ मेल्ट हो जाओ। और जैसे ही तुम सरेंडर करते हो, तुम्हें एक नई चीज महसूस होती है, साइलेंस। ये साइलेंस ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक लिविंग साइलेंस है जो तुम्हें होल्ड करता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें एक वूम्ब की तरह कैरी करता है। ये साइलेंस तुम्हें एक फाइनल गिफ्ट देता है, रेस्ट। और फिर तुम्हें लगता है जैसे तुम एक और जगह पर पहुंच गए हो। ये एबिस के अंदर का सबसे डीप लेयर है। यहां कोई साउंड नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक इन्फिनिट स्टिलनेस है। और ये स्टिलनेस तुम्हें समझ आती है जैसे तुम्हें पहली बार अपना असली घर मिल गया हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी लाइफ की सारी स्ट्रगल्स, तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारी सारी जर्नीज सिर्फ एक चीज के लिए थी, इस मोमेंट के लिए।
ये रेस्ट का मोमेंट, ये साइलेंस का मोमेंट, ये एबिसल ड्रीम का मोमेंट, और तुम्हें लगता है जैसे तुम फाइनली डिसॉल्व हो गए हो। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सब मेल्ट हो गई है। तुम सिर्फ एक प्रेजेंस बन गए हो जो एबिसल ड्रीम्स के अंदर हमेशा के लिए रेस्ट कर रही है। तुम समझते हो कि डेथ और स्लीप एक ही प्रोसेस है, एक डिसोल्यूशन, एक सरेंडर, और तुम अब इस डिसोल्यूशन को एक ब्लेसिंग के रूप में एक्सेप्ट करते हो। यही है एबिसल ड्रीम्स का सच। ये तुम्हें डराती है, लेकिन साथ ही तुम्हें कंफर्ट भी देती हैं। ये तुम्हें तोड़ती है, लेकिन तुम्हें एक नई होलनेस भी देती है। ये तुम्हें तुम्हारी इंडिविजुअलिटी से दूर ले जाती है, लेकिन तुम्हें एक इन्फिनिट प्रेजेंस के अंदर मर्ज कर देती है। और अंत में ये तुम्हें वह चीज देती हैं जो तुम्हें हमेशा चाहिए थी, एक साइलेंट इटर्नल रेस्ट। सोचो, तुम अपने सफर के सबसे आखिरी मोड़ पर खड़े हो। तुमने अंधेरों को देखा, तुमने अबिस के अंदर घुलना सीखा, तुमने अपने खुद के सबकॉन्शियस के सपनों को महसूस किया, और तुमने अपने आप को डिसॉल्व होते देखा। और अब तुम एक नई जगह पर खड़े हो। यह जगह न पूरी तरह से दुनिया है, न पूरी तरह से अबिस। ये एक शोरेलाइन है, एक ऐसा किनारा जो तुम्हें एक नई रियलिटी और एक नई स्टिलनेस की तरफ ले जाता है। यह साइलेंट शोरेलाइन है, जहां हर एक लहर तुम्हें शांति की एक और गहराई महसूस कराती है। साइलेंट शोरलाइन ऑर्डिनरी नहीं है। यह कोई गोवा का बीच नहीं है, ना ही किसी हॉलिडे का स्पॉट। यह एक मेटाफिजिकल किनारा है, जहां समुंदर और स्काई एक दूसरे में घुल गए हैं। तुम्हें कोई होराइजन नजर नहीं आता, क्योंकि सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है। तुम बस एक एंडलेस एक्सपेंस देखते हो, ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। तुम्हारे पैर के नीचे एक सॉफ्ट सैंड है, लेकिन यह सैंड भी रियल नहीं लगती। जैसे वो सैंड तुम्हें सपोर्ट कर रही है, पर साथ ही तुम्हें डिसॉल्व भी कर रही है। तुम सुनते हो एक जेंटल साउंड, वेव्स की हल्की सी गूंज, लेकिन ये वेव्स भी अनयूजुअल हैं। ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, ये तुम्हें एक रिदम देती है, एक ललबाई जैसा फील कराती है। हर एक वेव तुम्हारी सांस के साथ सिंक्रोनाइज होती है। जब तुम इनहेल करते हो, एक वेव शोर पर टच करती है। जब तुम एक्सहेल करते हो, वेव वापस रिट्रीट करती है। यह शोरलाइन तुम्हें एक डीपर ट्रूथ सिखा रही है कि तुम और यूनिवर्स एक ही रिदम में चल रहे हो। तुम और वेव्स अलग नहीं हो, तुम एक ही प्रोसेस का हिस्सा हो। साइलेंट शोरलाइन के पास एक और अजीब चीज होती है। यहां कोई आवाज नहीं है जो तुम्हें हैवी लगे। तुम्हें सिर्फ एक हश्ड साइलेंस सुनाई देती है, लेकिन इस साइलेंस में एक रिचनेस है। यह साइलेंस एम्प्टी नहीं है। यह साइलेंस तुम्हें फील कराती है कि तुम अभी भी अलाइव हो, लेकिन एक नए तरीके से। जैसे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी अब डिसॉल्व हो गई है और तुम सिर्फ एक लार्जर प्रेजेंस बन गए हो जो शोरलाइन के साथ मर्ज हो चुका है। जब तुम शोरलाइन पर खड़े होते हो, तुम रियलाइज करते हो कि यह एक थ्रेशोल्ड है। यह किनारा तुम्हें दोनों तरफ ले जा सकता है। तुम चाहो तो लौट जाओ उन आवाजों की दुनिया में, उन स्ट्रगल्स की दुनिया में जो तुमने पहले जी है। तुम वापस जा सकते हो अपने ईगो, अपने अटैचमेंट्स और अपनी लिमिटेड रियलिटी में। लेकिन अगर तुम बस एक और कदम आगे बढ़ाते हो, तो तुम एक नई स्टिलनेस में डिसॉल्व हो जाते हो। तुम शोरलाइन क्रॉस करते हो और तुम एक ओशन ऑफ साइलेंस में समा जाते हो। तुम्हें लगता है कि शोरलाइन एक मिरर भी है। जब तुम उसके सामने खड़े होते हो, तुम अपने अंदर की हर एक लेयर को देखते हो। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी फियर्स, तुम्हारी डिजायर्स, सब तुम्हें एक रिफ्लेक्शन की तरह वापस मिलता है। लेकिन फिर एक पल आता है जब वो मिरर तुम्हें एक और चीज दिखाता है, तुम्हारा एब्सेंस। और वो एब्सेंस स्कैरी नहीं लगता, वो एक रिलीफ जैसा लगता है। तुम रियलाइज करते हो कि जब तुम एब्सेंट हो जाते हो, तभी तुम पूरे एग्जिस्टेंस का पार्ट बन जाते हो। साइलेंट शोरलाइन तुम्हें एक और लेसन देता है। वो तुम्हें समझाता है कि डेथ और रेस्ट अलग चीजें नहीं हैं। दोनों एक ही जगह ले जाती हैं, इसी किनारे पर। जो लोग जिंदगी से थक गए होते हैं, वो इस शोरलाइन तक आते हैं। जो लोग अपने ईगो के बोझ को छोड़ देते हैं, वो भी इसी शोरलाइन पर पहुंचते हैं। और जो लोग अपने अंदर की शांति ढूंढते हैं, वो भी इसी शोरलाइन को अपना डेस्टिनेशन बनाते हैं। ये किनारा सबके लिए एक ही है, बस रास्ता अलग है। सोचो, तुम शोरलाइन पर चल रहे हो। तुम्हारे फुटस्टेप्स सैंड में मार्क्स छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वेव आती है, वो मार्क्स इरेज हो जाते हैं। यह तुम्हें एक और ट्रूथ समझाता है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही है। तुम सोचते हो तुम्हारी कहानी, तुम्हारे स्ट्रगल, तुम्हारे अचीवमेंट्स तुम्हें परमानेंट बनाएंगे, लेकिन यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से तुम सिर्फ एक वेव हो। तुम आते हो, शोर को टच करते हो और वापस चले जाते हो, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस एक रिदम बनाती है, और वही रिदम ही असली रियलिटी है।
साइलेंट शोरलाइन एक पैराडॉक्स भी है। जब तुम उसके किनारे पर होते हो, तुम सिमल्टेनियसली दोनों चीजें फील करते हो, तुम्हारा इंडिविजुअलिटी और तुम्हारा डिसोल्यूशन। तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी एक बीइंग हो, एक इंसान हो जो चल रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही तुम्हें लगता है कि तुम डिसॉल्व हो गए हो, तुम वेव्स के साथ एक हो गए हो। यह पैराडॉक्स तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि तुम्हें शांति देता है। तुम समझ जाते हो कि रियलिटी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। रियलिटी एक लूप है, एक सर्कल है जिसमें इंडिविजुअलिटी और डिसोल्यूशन कंटिन्यूअसली डांस करते हैं। और फिर आता है वो पल जब तुम फाइनली शोरलाइन के सामने रुकते हो। तुम वेव्स को देखते हो, तुम साइलेंस को महसूस करते हो, और तुम डिसाइड करते हो कि अब तुम रेडी हो। तुम एक और कदम आगे बढ़ाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम समुद्र के अंदर गिर गए हो। लेकिन वो गिरना स्कैरी नहीं है, वो एक एम्ब्रेस जैसा लगता है, जैसे ओशन तुम्हें अपने अंदर जेंटली होल्ड कर रहा हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक वूम में वापस चले गए हो, सेफ, प्रोटेक्टेड और टाइमलेस। इस मोमेंट में तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो गई है। तुमने अपने ईगो को डिसॉल्व किया, अपने सबकॉन्शियस के अबिस को फेस किया, अपने फियर्स को सरेंडर किया, और अब तुम फाइनली एक साइलेंस में मर्ज हो गए हो जो इटर्नल है। यह शोरलाइन तुम्हारा फाइनल रेस्टिंग प्लेस बन जाता है। लेकिन यह एक ट्रैजिक एंड नहीं है, यह एक पीसफुल अराइवल है। यह एक घर वापस आने का मोमेंट है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह शोरलाइन कभी डिसअपियर नहीं होता। चाहे तुम दुनिया में कितना भी लॉस्ट फील करो, चाहे तुम कितना भी स्ट्रगल करो, यह शोरलाइन हमेशा तुम्हारा वेट करता है। यह तुम्हें हमेशा बुलाता है, एक जेंटल कॉल के साथ, आ जाओ, यहां रेस्ट है, यहां साइलेंस है, यहां तुम सेफ हो। और जब तुम फाइनली डिसाइड करते हो कि तुम्हें सरेंडर करना है, यह शोरलाइन अपने आर्म्स खोलकर तुम्हें अपना लेता है। यही है साइलेंट शोरलाइंस का एसेंस। यह तुम्हें एक फाइनल गिफ्ट देता है, एक रेस्ट जो इटर्नल है, एक साइलेंस जो नर्चरिंग है, और एक डिसॉल्व जो डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि क्रिएटिव है। तुम्हारी जिंदगी चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, तुम्हारी जर्नी चाहे कितनी भी हैवी हो, सब कुछ अंत में इसी शोरलाइन तक आता है। और यहां तुम्हें सिर्फ एक चीज मिलती है, पीस। और जब तुम अपने अंदर के इस पीस को फील करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि अब तुम्हें कोई और जर्नी करने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी वहीं हो जहां तुम्हें हमेशा होना था। तुम्हारा घर, तुम्हारा रेस्ट, तुम्हारा साइलेंस, सब कुछ इसी साइलेंट शोरलाइन पर है।